नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 का समाजशास्त्र पढ़ा रही हूँ। बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का हम अपना चौथा अध्याय पढ़ रहे थे। हमारे चौथे अध्याय का नाम है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। हम इस अध्याय के 4 भाग पूर्ण कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय का 5वां भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस 5वें भाग में हम अभ्यास प्रश्नों का प्रथम हिस्सा हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दुर्खाइम की नहीं है? तो निम्न 4 पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक दुर्खाइम की नहीं है। आइए देखते हैं। अ है समाज में श्रम विभाजन, ब है आत्महत्या, स है दास कैपिटल और द है समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। तो इन पुस्तकों में से 3 पुस्तकें दुर्खाइम की हैं, लेकिन स दास कैपिटल जो पुस्तक है वो दुर्खाइम की नहीं है। यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 2 है, दुर्खाइम के अनुसार आदिम समाजों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की एकता पाई जाती है? तो दुर्खाइम ने बताया एकता के बारे में, सामाजिक एकता के बारे में। तो आदिम समाज में उन्होंने किस प्रकार की एकता बताई है? विकल्प अ है सावयवी एकता, विकल्प ब है जैविकीय एकता, विकल्प स है यांत्रिक एकता और विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आदिम समाजों में दुर्खाइम ने यांत्रिक एकता के बारे में बताया था, तो सही उत्तर है विकल्प स। प्रश्न संख्या 3 है, दुर्खाइम के अनुसार सावयवी एकता निम्न की विशेषता है। तो दुर्खाइम ने सावयवी एकता की भी चर्चा की। तो सावयवी एकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? विकल्प अ है आधुनिक समाज, विकल्प ब है आदिम समाज, विकल्प स है ग्रामीण समाज और विकल्प द है अविकसित समाज। तो जो सावयवी एकता है वो विशेषता है विकल्प अ आधुनिक समाज की। प्रश्न संख्या 4 है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया। तो सामाजिक तथ्य नामक जो अवधारणा है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? विकल्प अ है दुर्खाइम ने, विकल्प ब है वेबर ने, विकल्प स है मार्क्स ने और विकल्प द है स्पेंसर ने। तो वास्तव में सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा है उसे विकसित किया विकल्प अ दुर्खाइम ने। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में जो सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है वह है। सामाजिक तथ्य की क्या विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है? विकल्प अ बाह्यता, विकल्प ब बाध्यता, विकल्प स सामान्यता या सामाजिकता और विकल्प द वैयक्तिकता। यदि हम बात करते हैं सामाजिक तथ्य की तो इसकी वैयक्तिकता विशेषता नहीं है, तो उत्तर है विकल्प द वैयक्तिकता। प्रश्न संख्या 6 है, दुर्खाइम का जन्म किस देश में हुआ? तो दुर्खाइम किस देश में जन्मे? विकल्प अ है जर्मनी, विकल्प ब है अमेरिका, विकल्प स है फ्रांस और विकल्प द है इंग्लैंड। तो सही उत्तर है विकल्प स फ्रांस। प्रश्न संख्या 7 है, मैक्स वेबर का जन्म किस देश में हुआ? तो मैक्स वेबर कौन से देश में जन्मे? विकल्प अ जर्मनी, विकल्प ब फ्रांस, विकल्प स इंग्लैंड और विकल्प द संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मैक्स वेबर का जन्म हुआ था विकल्प अ जर्मनी में। प्रश्न संख्या 8 है, लाल फीताशाही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो लाल फीताशाही शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? विकल्प अ आधुनिकीकरण, विकल्प ब नौकरशाही, विकल्प स उदारीकरण और विकल्प द है नगरीकरण। तो लाल फीताशाही शब्द का प्रयोग होता है विकल्प ब नौकरशाही के लिए। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में जो वेबर के कर्मचारी तंत्र की विशेषता नहीं है वह है। तो वेबर ने जो नौकरशाही या कर्मचारी तंत्र की विशेषताएं बताई उनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। विकल्प अ है पद सोपानिक व्यवस्था, विकल्प ब है अधिकारियों के प्रकार्य, विकल्प स है लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता और विकल्प द है अतार्किक संगठन। तो यहाँ सही उत्तर है विकल्प द अतार्किक संगठन, क्योंकि यह वेबर के कर्मचारी तंत्र की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 10 है, नौकरशाही पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वाला समाजशास्त्री है। तो अभी अभी हमने जाना कि वास्तव में मैक्स वेबर ने नौकरशाही के बारे में बताया। तो यहाँ पर 4 विकल्पों में से हमारा सही उत्तर है विकल्प ए वेबर।
प्रश्न संख्या 11 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रचना के लेखक कौन है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विकल्प ए मैक्स वेबर, विकल्प बी कार्ल मार्क्स, विकल्प सी एमिल दुर्कहाइम और विकल्प डी कॉम्टे। तो ये लिखी गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो सही उत्तर होता है विकल्प बी। प्रश्न 12 है, मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ? तो कार्ल मार्क्स किस देश में जन्मे? तो विकल्प है हमारे पास ए जर्मनी, ब फ्रांस, सी इंग्लैंड और द संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 13 है, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है, यह किसने कहा? तो अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? विकल्प ए मार्क्स और एंजल्स, विकल्प बी मजूमदार और मदान, विकल्प सी एमिल दुर्कहाइम और विकल्प डी मैक्स वेबर। तो ये बात कही गई थी विकल्प ए मार्क्स और एंजल्स के द्वारा। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में जो वर्ग की विशेषता नहीं है वह है। इनमें से कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? विकल्प ए समान आर्थिक गतिविधियां, विकल्प बी समान जीवन शैली, विकल्प सी बड़ा मानव समूह और विकल्प डी वर्ग चेतना का अभाव। वास्तव में वर्ग की जो विशेषता नहीं है वो है वर्ग चेतना का अभाव। तो सही उत्तर है विकल्प डी वर्ग चेतना का अभाव। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में जो कार्ल मार्क्स की अलगाव की अवधारणा का पहलू नहीं है वह है। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी अलगाव की अवधारणा प्रस्तुत की। तो इन चार विकल्पों में से कौन सा अलगाव की अवधारणा का पहलू नहीं है, देखते हैं। विकल्प ए उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव, विकल्प बी स्वयं के प्रति अलगाव, विकल्प से मानव जाति से अलगाव और विकल्प डी ईश्वर से अलगाव। इनमें से कार्ल मार्क्स ने ईश्वर से अलगाव वाला पहलू नहीं शामिल किया है, बाकी तीनों पहलू अलगाव की अवधारणा में शामिल है। प्रश्न संख्या 16 है, मार्क्स के अनुसार जो पूंजीवादी समाज की विशेषता नहीं है वह है। तो पूंजीवादी समाज की चर्चा भी कार्ल मार्क्स द्वारा की गई। तो उन्होंने इनमें से किसे पूंजीवादी समाज की विशेषता नहीं माना? विकल्प ए अतिरिक्त मूल्य, विकल्प बी असमानता, विकल्प सी शोषण और विकल्प डी वर्गहीनता। तो कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य को, असमानता को और शोषण को तो माना है पूंजीवादी समाज की विशेषता, लेकिन वर्गहीनता पूंजीवादी समाज की विशेषता नहीं है। वर्ग पूंजीवादी समाज में होते हैं, वर्गहीनता की स्थिति नहीं होती है। प्रश्न संख्या 17 है, फ्रांसीसी क्रांति के किन्हीं 4 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो फ्रांसीसी क्रांति के क्या 4 प्रभाव हुए उन्हें हमें जानना है। तो उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित प्रमुख प्रभाव पड़े। प्रथम, फ्रांसीसी क्रांति ने व्यक्ति तथा राष्ट्र राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता के आगमन की घोषणा की। तो बिल्कुल फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही व्यक्ति और राष्ट्र राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता के आगमन की घोषणा हुई। दूसरी विशेषता है, मानवाधिकार के घोषणा पत्र ने सभी नागरिकों की समानता पर बल दिया तथा जन्मजात विशेषाधिकारों का अंत हुआ। इसने व्यक्ति को धार्मिक और जमींदारी संस्थाओं के अत्याचारी शासन से मुक्त किया। साथ के साथ इसी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मानवाधिकार का जो घोषणा पत्र जारी हुआ, इस घोषणा पत्र ने सभी नागरिकों की समानता पर बल दिया। इसके साथ ही जो जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन सभी जन्मजात विशेषाधिकारों का अंत हो गया और इसने व्यक्ति को धार्मिक और जो जमींदारी संस्थाएं थी, उनका जो अत्याचारी शासन हुआ करता था, उस अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाई। तीसरा प्रभाव है, सभी व्यक्ति गणतंत्र के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते अधिकारों के धारक बने तथा उन्हें कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। इसी क्रांति के फलस्वरूप सभी व्यक्ति गणतंत्र के स्वतंत्र नागरिक बने और उसके साथ ही वे अधिकारों के धारक बने और उन्हें कानून के समक्ष समानता का अधिकार भी प्राप्त हो गया। और चौथा प्रभाव था, राज्य को व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का सम्मान करना पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप ही राज्य को हर एक व्यक्ति की जो निजी स्वतंत्रता है उसका सम्मान करने का जो नियम है उसे लागू किया गया।
प्रश्न संख्या 18 है, मार्क्स ने अत्याचार और शोषण को समाप्त करने के लिए क्या किया। तो मार्क्स द्वारा अत्याचार और शोषण को समाप्त करने के लिए क्या किया गया, आइए उत्तर देखते हैं। मार्क्स एक सामाजिक चिंतक तथा विश्लेषक थे जिन्होंने अत्याचार और शोषण को खत्म करने की वकालत की। उन्हें विश्वास था कि वैज्ञानिक समाजवाद के द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो कार्ल मार्क्स सामाजिक चिंतक भी थे, विश्लेषक भी थे। उन्होंने अत्याचार और शोषण को खत्म करने की वकालत भी की। वो चाहते थे कि अत्याचार और शोषण खत्म हो जाए और उन्हें यह भी विश्वास था कि जो वैज्ञानिक समाजवाद है उसके द्वारा ही इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसकी प्राप्ति के लिए मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का आलोचनात्मक विश्लेषण कर उसकी कमजोरियों को उजागर किया ताकि इस व्यवस्था का पतन हो सके। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का एक आलोचनात्मक विश्लेषण किया और उसकी कमजोरियों को भी उजागर किया कि इस पूंजीवादी जो समाज है उसकी क्या क्या कमजोरियां होती हैं, उन सबको उन्होंने उजागर किया ताकि इस पूंजीवादी समाज का, इस अत्याचारी और शोषण युक्त समाज का जो खात्मा है वो हो सके या इसका पतन हो सके। प्रश्न 19 है, मार्क्स ने समाज के विकास क्रम में कितने चरणों का उल्लेख किया है। तो मार्क्स ने समाज के विकास क्रम की भी चर्चा की। उन्होंने कितने चरण बताए, आइए देखते हैं। उत्तर है, मार्क्स का कहना था कि समाज ने विभिन्न चरणों में उन्नति की है। ये चरण है, पहला आदिम साम्यवाद, दूसरा दासता, तीसरा सामंतवादी व्यवस्था और चौथा पूंजीवादी व्यवस्था। तो इस प्रकार मार्क्स ने समाज के विकास क्रम के ये 4 चरण बताए हैं। पूंजीवादी समाज के विकास का नवीनतम चरण है, लेकिन उनका मानना था कि बहुत जल्दी ही इसका स्थान समाजवाद ले लेगा। तो मार्क्स ने बताया कि आधुनिकतम जो चरण है वो है पूंजीवादी समाज का विकास, लेकिन उनका ये भी मानना था कि 5वां चरण भी जल्द ही आ जाएगा और पूंजीवादी जो समाज है उसका स्थान जल्द ही समाजवाद ले लेगा। प्रश्न संख्या 20 है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में परिवर्तन किसके द्वारा लाया जाएगा। तो मार्क्स क्या कहते थे कि पूंजीवादी समाज में जो परिवर्तन होगा वो किसके द्वारा लाया जाएगा। तो उत्तर है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में परिवर्तन सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया जाएगा जो इसके शोषण का शिकार है। तो सर्वहारा वर्ग जो कि इस पूंजीवादी शासक वर्ग के शोषण का शिकार है उसके द्वारा ही ये परिवर्तन लाया जाएगा। यह सर्वहारा वर्ग मिलकर क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा इसे समाप्त कर स्वतंत्रता तथा समानता पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना करेगा। तो मार्क्स का मानना था कि ये जो सर्वहारा वर्ग है यह मिलकर एक क्रांति करेगा या एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आएगा और इस पूंजीवादी शासन को समाप्त कर स्वतंत्रता और समानता पर आधारित समाजवादी जो समाज है उसकी स्थापना करेगा। प्रश्न संख्या 21 है, मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को संक्षेप में बताइए। तो मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो क्या है, आइए देखते हैं। मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत निम्नलिखित प्रकार से है। पहला, मार्क्स का मत है कि आज तक का मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो मार्क्स कहते हैं कि आज तक का मानव समाज का जो इतिहास है वह क्या है, वर्ग संघर्ष का इतिहास है, क्योंकि समाज में उत्पादन तथा वितरण के समस्त साधनों पर शोषक वर्ग का आधिपत्य होता है। तो इस समाज में उत्पादन के और वितरण के जो जितने भी अधिकार हैं उन सभी पर शोषक वर्ग का आधिपत्य होता है, या जितने भी साधन हैं उत्पादन के, वितरण के, उन सभी पर शोषक वर्ग ही अपना अधिकार रखता है। इस वर्ग को मार्क्स ने बुर्जुआ वर्ग भी कहा है। दूसरी तरफ समाज का साधनहीन वर्ग है जिसे शोषित वर्ग या सर्वहारा भी कहते हैं। यह वर्ग उत्पादन के साधनों से वंचित होता है, इसके पास अपने श्रम को बेचने के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। तो मार्क्स कहते हैं कि दूसरा जो वर्ग है वो है साधनहीन वर्ग, इसे शोषित वर्ग भी कहते हैं और सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। और उनका मानना है कि यह वर्ग उत्पादन के साधनों से बिल्कुल वंचित होता है और इस कारण से इस वर्ग के पास अपने श्रम को बेचने के अलावा
कोई भी विकल्प नहीं होता है। मार्क्स का मत है कि बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग के हित समान नहीं होते, इन दोनों के हितों में परस्पर विरोध पाया जाता है। फलतः जब इन दोनों वर्गों में वर्ग चेतना का उदय हो जाता है तो इनके बीच संघर्ष तीव्र हो जाता है और संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर हिंसा तथा क्रांति में बदल जाता है। तो जो मत है मार्क्स का वो इस प्रकार का है कि ये दोनों जो वर्ग होते हैं, सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग, इन दोनों के हित आपस में टकराते हैं, बिल्कुल विरोधी होते हैं और इस कारण इन दोनों वर्गों में जब चेतना उत्पन्न होती है तो इनके बीच जो संघर्ष है वो बहुत तीव्र हो जाता है और संघर्ष अपनी चरम सीमा पर, अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचकर हिंसा और क्रांति में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, दुर्खाइम की समाज संबंधी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो दुर्खाइम ने अपनी समाज संबंधी अवधारणा किस प्रकार रखी, आइए देखते हैं। दुर्खाइम के लिए समाज एक सामाजिक तथ्य था जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति से ऊपर था। तो जो समाज है उसे दुर्खाइम ने एक सामाजिक तथ्य माना है और इस सामाजिक तथ्य का जो अस्तित्व है वह नैतिक समुदाय के रूप में एक व्यक्ति से काफ़ी ऊपर था। वे नैतिक बंधन जो मनुष्य को समूहों के रूप में आपस में बांधते थे, समाज के अस्तित्व के लिए निर्णायक थे। तो वे सभी नैतिक बंधन जो व्यक्तियों को आपस में बांधते थे, ये बंधन समाज के अस्तित्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ये बंधन सामाजिक एकता को स्थापित करते हैं और सामाजिक एकता व्यक्ति पर समूहों के मानदंडों और मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए दबाव डालती है। तो दुर्खाइम का स्पष्ट कहना था कि ये जो सामाजिक बंधन है जिससे लोग आपस में जुड़े हुए हैं, ये सामाजिक एकता को स्थापित करते हैं और ये जो समाज की सामाजिक एकता है ये व्यक्ति के ऊपर समूह के जो मानदंड हैं या मूल्यों हैं सिर्फ उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करने का दबाव डालती है। व्यवहार प्रतिमान व्यवस्थित होते हैं, इससे व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का पूर्वानुमान संभव है। इस प्रकार अवलोकित व्यवहार के प्रतिमान को देखकर मानदंडों, संहिताओं तथा सामाजिक एकता को पहचाना जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि समाज एक सामाजिक तथ्य है। तो इस प्रकार जब सामाजिक एकता द्वारा व्यक्ति को समाज के मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए दबाव डाला जाता है तो कुछ विशिष्ट व्यवहार प्रतिमान स्थापित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और इससे व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का जो पूर्वानुमान है वो आसान हो जाता है। संभव हो पाता है कि हम किसी व्यक्ति के जो व्यवहार है उसका पूर्वानुमान कर पाएँ। इस प्रकार अवलोकित व्यवहार के प्रतिमानों को देखकर, यानी किसी भी समाज विशेष के लोगों का अवलोकित व्यवहार, उसका प्रतिमान देखकर मानदंडों, संहिताओं और सामाजिक एकता को पहचाना जा सकता है और इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज एक सामाजिक तथ्य होता है। प्रश्न संख्या 23 है, सामाजिक तथ्य क्या है? तो दुर्खाइम ने सामाजिक तथ्य को परिभाषित किया है, कुछ विशेषताएं बताई है, आइए देखते हैं। सामाजिक तथ्य, पहला, सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह होते हैं। तो दुर्खाइम कहते हैं कि ये सामाजिक तथ्य बिल्कुल वस्तुओं की तरह होते हैं। दूसरा, वे व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं किंतु उनके आचरण को बाधित करते हैं। कानून, शिक्षा, धर्म जैसी संस्थाएं सामाजिक तथ्यों का गठन करती हैं। तो ये सामाजिक तथ्य किसी भी व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं लेकिन उसके आचरण को, उसके व्यवहार को प्रतिबंधित या बाधित करते हैं। कानून, शिक्षा और धर्म जैसी जो संस्थाएं हैं ये सामाजिक तथ्यों का गठन करती हैं। तीसरा, सामाजिक तथ्य सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं जिनका उद्भव व्यक्तियों के संगठन से होता है। तो सामाजिक तथ्य जो हैं ये सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं और इनका उद्भव व्यक्तियों के संगठन से होता है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता है। चौथा, सामाजिक तथ्य सामान्य प्रकृति के होते हैं और व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं। मान्यताएं, संवेदनाएं अथवा सामूहिक मान्यताएं इसके कुछ उदाहरण हैं। तो सामाजिक तथ्य एक सामान्य प्रकृति के होते हैं और इस कारण ये व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं, यानी इनमें
अद्वितीयता या व्यक्तिकता नहीं पाई जाती है। मान्यताएं, संवेदनाएं और जो सामूहिक मान्यताएं हैं, ये सभी सामाजिक तथ्यों के कुछ उदाहरण हैं। तो बच्चों, आज हमने हमारे अध्याय 4 का जो 5वां भाग है, अभ्यास प्रश्नों का प्रथम हिस्सा, इसे भी पूर्ण कर लिया है। अब हम इस अध्याय का आखिरी भाग यानी 6वां भाग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।